आम बजट में शिक्षा पर प्रतिबंध, गरीबों को आशिक्षित करने की योजना। बजट को समझने के लिए अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है, या यूँ भी कह सकते हैं कि किसी अर्थशास्त्री की नज़र से बजट को समझना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बेपढ़ा लिखा आम आदमी भी यह समझ रखता है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं और वो सरकार से क्या चाहता है। 2022 और 23 का बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार का बजट ऐसा है जिसका आम आदमी के लिए कोई अर्थ नहीं है। आम आदमी की मुख्य ज़रूरतें तीन हैं: रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोजगार के दरवाजे इस बजट में बंद हैं। आम आदमी की रोजी रोटी अब राम मंदिर भरोसे ही रहेगी। ई शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ई शिक्षा का मतलब है ऑनलाइन पढ़ाई। अब समझ में आया है कि 2 साल से स्कूल क्यों बंद हैं। मंदिर खुले हैं, स्कूल बंद हैं। स्कूल जानबूझकर बंद किए गए हैं ताकि बायजूस जैसे ऑनलाइन के निजी व्यवसाय फले फूले। डॉक्टर अंबेडकर का कथन याद आ रहा है कि स्कूलों की ज़रूरत गरीब आदमी को होती है, अमीर आदमी तो घर पर भी ट्विटर रखकर अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। स्कूल बंदी के इन 2 सालों में अमीर आदमी ने यही किया। उनके बच्चे घर में ही बायजूस जैसे ऐप से पढ़ रहे हैं। बायजूस में एक बच्चे का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए साल का है। उसमें 50,000 रुपये एडमिशन फीस है। कारोबारी आदमी और मोटी तनख्वाह और मोटी रिश्वत वाला अधिकारी कर्मचारी तो अपने बच्चों को पढ़ा ले जाएगा। उद्योगपतियों, पूंजीपतियों और राजनेताओं को भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। अब बचे वे लोग जो आमजन हैं, कम आमदनी वाले और निचली श्रेणी के कर्मचारी हैं। वे किसी तरह से इस खर्च को वहन नहीं कर सकते। इस श्रेणी में जाति और धर्म का कोई सवाल नहीं है। अगर हम व्यवहारिक पक्ष देखें तो इस शिक्षा की व्यवस्था की सबसे ज़्यादा मार उन्हीं आम हिंदुओं पर पड़नी है जो हिंदुत्व की पालकी ढो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जिन मुसलमानों के खिलाफ उनमें नफ़रत भरी गई है, उनका बहुसंख्यक वर्ग अपनी रोज़ी रोटी टेक्निकल काम सीख कर कमाता है। कहीं हिंदुत्व की सरकार बहुसंख्यक हिंदुओं को भी उसी दिशा में तो ले जाने की तैयारी नहीं कर रही है। बजट में कहा गया है, देश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम के तहत ई विद्या को छात्रों तक सुलभ कराया जाएगा। डिजिटल कार्यक्रम का प्रसारण 12 से बढ़ाकर 200 चैनलों पर किया जाएगा। सभी राज्य इस कार्यक्रम के तहत 12वीं कक्षा तक अध्ययन सामग्री को क्षेत्रीय भाषाएं उपलब्ध कराएंगे। अवश्य ही ये 200 चैनल सरकार के मित्र कॉरपोरेटर के ही होंगे, जिन्हें उसने आपदा में भी धन कुबेर बनने का अवसर प्रदान कराया है। मतलब यह है कि स्कूलों को बंद रखा जाएगा और अब घर ही स्कूल बन जाएंगे, जिनमें बच्चे अलग अलग चैनलों को खोल कर बैठे होंगे। पर कितने घरों में? क्या यह ई शिक्षा की योजना कुछ खास लोगों के लिए ही बनाई गई है? ई विद्या का अर्थ है कि स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं, शिक्षकों की नियुक्तियों की भी कोई ज़रूरत नहीं और स्कूलों के संचालन के लिए भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। क्या यह बहुसंख्यक समाज को शिक्षा से दूर करने की हिंदू योजना नहीं है? क्या धर्म संसद और आरएसएस की उत्साही योजना इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाने की है? शायद इसीलिए नई शिक्षा नीति में जीडीपी का सबसे कम 6% शिक्षा खर्च करने का प्रावधान किया गया था, पर बजट में उससे भी सबसे कम 2% से भी कम रखा गया है। तो उसका मकसद यही समझा जाना चाहिए कि वह शिक्षा का विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। वह नहीं चाहती कि देश का हर नागरिक शिक्षित होकर विकास में योगदान दे। यही कारण है कि सरकार ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के खाली पदों को भरने के संबंध में कुछ नहीं कहा है। स्वास्थ्य के बारे में स्वयं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बजट में स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी खास नहीं है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली को ख़त्म करने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। आम आदमी की पहुंच से दूर जीवन रक्षक दवाइयों को सस्ता करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
इस बार मानसिक स्वास्थ्य के 23 केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है, पर इन 23 केंद्रों को चलाने के लिए जो बजट रखा गया है वह कुल 40 करोड़ का है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्या यह सरकार की नीयत पर सवाल नहीं खड़े करता है? यह समझ से परे है कि भाजपा के नेता, संपादक और बुद्धिजीवी किस आधार पर इस बजट को गरीबों और मजदूरों को सशक्त बनाने वाला बजट बता रहे हैं, जबकि यह शुरू से आखिरी तक पूंजीवादी बजट है। कोई इनसे पूछे कि अगर यह गरीबों के उत्थान का बजट है तो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी वाली मनरेगा योजना के बजट में 25 से भी ज़्यादा कटौती क्यों की गई है? क्या यह कटौती गरीब के उत्थान के लिए या उसे रोजगार से वंचित करने के लिए है? इस बजट में सपने 25 साल आगे के दिखाए गए हैं, अर्थात यह अमृत बजट है तो भूख अभी लगी है तो रोटी 25 साल के बाद मिलेगी। डिजिटल करेंसी यानी गरीब मिटाओ परियोजना है। दलाल मीडिया नोटबंदी की तरह ही डिजिटल करेंसी यानी ई-रूपी के फायदे भी बताना शुरू कर दिया है, लेकिन ये नोट मुक्त भारत अनपढ़ों और गरीबों के लिए घातक साबित होगा। एक बात समझिए, वर्तमान भारत के महानगरों में ऑनलाइन शॉपिंग लेन देन बढ़ गया है। कंपनी से वर्करों को अकाउंट में सैलरी आती है, फिर उसे वह घर के खाते में भेज देते हैं, या कुछ खरीदना हुआ तो मोबाइल नंबर बारकोड स्कैन अकाउंट पेमेंट करता है। यानी नोट खत्म किए गए तो मोबाइल के बिना लेन देन संभव ही नहीं होगा और आपका मोबाइल का रिचार्ज कराना ही होगा, चाहे जितना महंगा हो जाए। कुल मिलाकर इंसान को मोबाइल का गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन गांव के अनपढ़ गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। वहां ना तो लोग पढ़े लिखे हैं और ना ही मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानते हैं। नेटवर्क और डेटा स्पीड की भी समस्या है। सबसे ज़्यादा प्रभावित बुजुर्ग होंगे जो स्मार्टफोन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पहले पैसा चुराने के लिए चोर को आपके पास आना पड़ता था, लेकिन अब दूर से ही काम हो जाएगा और पकड़ा भी नहीं जाएगा। देखा गया है कि इधर से पैसा ट्रांसफ़र किया लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचा और इधर पैसा कट गया, यानी बीच से ही गायब हो गया। अब किससे कहे, किससे रोएं, पैसे तो गायब हो गए। यानी साइबर क्राइम बढ़ेगा, लोग डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर लेंगे। अगर पैसे चोरी से बचाना है तो आपको आईफोन चलाना होगा, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर को हैक करना किसी भी हैकर्स के लिए आसान नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर बिजनेसमैन आईफोन चलाते हैं। लेकिन आईफोन खरीदना और चलाना अनपढ़ और गरीबों के बस की बात नहीं है। दुनिया में नोट मुक्त अभी विकसित देश भी नहीं हुए हैं। चीन ने ज़रूर इसकी शुरुआत की है, लेकिन कुछ ही शहरों तक सीमित है। वहाँ मजबूत अर्थव्यवस्था और शिक्षित लोग हैं, वे संभाल सकते हैं। लेकिन भारत एक अनपढ़ों और गरीबों का देश है। यहाँ के लिए यह कदम नोटबंदी से ज़्यादा अभिशाप साबित होगा। लोग किससे कंट्रोल होते हैं? पहला पैसा, दूसरा भोजन और तीसरा ऊर्जा। तो इन तीनों पर काम जारी है, कोई इससे नहीं बच सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाकर उसे मान्यता दे दी गई है। इस बजट का यही विकास है। अब डिजिटल मुद्रा यानी ई मुद्रा लाई गई है। आपका पैसा आपका होकर भी आपका नहीं होगा। बाकी कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 15% कर दिया। सरप्लस को 7% में ला दिया। पिछले 8 सालों में पूंजीपतियों को 8.5 लाख करोड़ का लोन माफ़ किया गया। बैंक बर्बाद हो गए तो 28 सरकारी बैंकों को 8 में मर्ज कर दिया गया। अब डिजिटल मुद्रा यानी ई मुद्रा आने से बैंकों का काम ही खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार, लूट पर लगाम लगाना भी कठिन होगा। पूंजीपतियों की कमाई 300% तक बढ़ी और गरीब जनता की कमाई घटकर आधी हो गई। 20 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया। भुखमरी में भारत 102 स्थान पर है, बेरोजगारी में टॉप पर है, गरीबी में 66 पर है, मानव विकास में 131 पर है। तो समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। धन्यवाद।